एल्कली मेटल्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या था, क्या हुआ, उसमें हम एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें लास्ट प्रॉपर्टी पे पहुंच गए थे हम, रिड्यूसिंग नेचर। तो एल्कली मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने क्या बताया था कि लिथियम क्या होता है, उसमें एक्सेप्शनली गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो जो हाइड्रोजन है उससे भी ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स है इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0, और बाकी एल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होंगी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की क्या है? ज़्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती तो उसका मतलब क्या था? उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स एल्कली मेटल्स आर मोर एफिनेट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं तो दूसरे को क्या करेंगी? रिड्यूस करेंगी। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स जो होती हैं वो ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करती हैं जिनमें क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो, यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो मेटल का क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे क्या है? इसकी -1, इसकी +1। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, कम इन। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। हम और भी इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एल्कली मेटल्स ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करती है जिनमें क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे इथेनॉल से रिएक्ट करेगी। इथेनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। इन हाइड्रोजन्स के कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इसमें ये वाले हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। इथेनॉल का पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 OH। तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट लिंक्ड हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड वीक होगा और हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा? इजी होगा। कोई भी हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक कब होता है? जब वो इजीली एज H+ निकल जाए। तो इसमें इन हाइड्रोजन्स के कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन कंपैरेटिवली मोर इजी निकल सकता है। तो ये क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर मल्टीपल हाइड्रोजन्स हैं तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है या किसी ऐसे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो हाइड्रोजन क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्या कंपाउंड? प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। C2H5O नेगेटिव है ना, -1 है यहाँ तो चार्ज। ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह हम सोडियम की रिएक्शन भी लिख सकते हैं एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है ये sp हाइब्रिड कार्बन है। sp हाइब्रिड कार्बन में s करेक्टर कितना होता है? 50%। एंड s करेक्टर मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से ले रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन ही इसमें क्या है? इक्वली एसिडिक है। इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है? इक्वली एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो ये एल्कली मेटल है इन दोनों को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, तो इन सारी ही रिएक्शंस में मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि एल्कली मेटल्स आर कंपेरेटिवली गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप से पहले हम एक डिस्टिंक्टिंग बिहेवियर करते हैं लिथियम का। एल्कली मेटल वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो पूरे एल्कली मेटल के ग्रुप में जो सबसे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है वो कौन शो करता है? लिथियम शो करता है। अब ये अच्छे से समझना, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम। लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। जब कैटायन का साइज छोटा होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर भी क्या हुई? ज़्यादा हुई। पोलराइजिंग पावर पता है ना, टू डिस्टर्ब और डिस्पर्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाई पोलराइजिंग पावर है किसकी? लिथियम की। उसकी वजह से क्या होता है? हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही उस कंपाउंड में क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो लिथियम के जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोर ऑफ कोवेलेंट होते हैं, आयनिक कम होते हैं। ठीक है, और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, उसके बाद फिर 2p आ जाता है। ठीक है, तो लिथियम के पास empty p ऑर्बिटल्स तो हैं बट empty d ऑर्बिटल्स नहीं हैं। अब डिस्टिंक्शन बिहेवियर क्या शो करता है? ये अलग बिहेवियर क्या शो करता है? डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिथियम क्या है? एक तो ग्रुप में लिथियम सबसे पहले है। ठीक है, लिथियम सबसे छोटे साइज का है, और सारी मेटल्स में से जो लिथियम है वो क्या है? हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, लिथियम ग्रुप में सबसे ऊपर है, लिथियम का साइज छोटा है। तो जो लिथियम का मेटल लैटिस बनेगा उसमें लिथियम और लिथियम के बीच में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। तो उनके जो मेटल मेटल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो लिथियम है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज़ हाई। ठीक है, अमंगेस्ट ऑल एल्कली मेटल्स। ठीक है, और ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिथियम क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम क्या बनाता है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये तो डिस्टिंक्ट बिहेवियर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लिथियम के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कोवेलेंट होंगे, आयनिक नहीं होंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम का कार्बोनेट होता है और लिथियम का नाइट्रेट होता है, ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, दे आर थर्मली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट। ऐसा क्यों हो रहा है इन सब में? देखो, इन सब में बन एक ही चीज़ रही है। क्या बन रही है? लिथियम मोनोऑक्साइड। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। जब इनको हीट करेंगे ना, ये तुम स्टेबल वो बैलेंस कर लेना रिएक्शंस, अपने आप बैलेंस करनी तो आती हैं रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं मेन प्रोडक्ट बता रही हूँ बस। नाइट्रेट डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? NO2 + O2। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है? ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है टुवर्ड्स हीट? ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर से रिपीट होंगी किसमें? डायगोनल रिलेशनशिप में, और वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? देखो, जो यहाँ पे एनायंस हैं वो क्या है? पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक एनायंस यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है? यहाँ पे कैटायन तो लिथियम ही है और लिथियम का साइज़ क्या है? स्मॉल है। तो मान लो तुम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हो, LiCO3 NO3OH, सॉरी हाईलाइट 2CO3 आएगा,
CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, और लिथियम पे +1 चार्ज होता है, तो बैलेंस कैसे होगा? Li2CO3 से होगा ना। CO3 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। कार्बोनेट एनायन कुछ इस तरह से होता है, प्लेनर टाइप, ठीक है। अब ये कैटायन का साइज छोटा है, तो ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स करेगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो लिथियम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ से वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब लिथियम और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होगी तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? वीक होंगे, ठीक है। जब ये वाले बॉन्ड वीक होंगे तो ये डिकम्पोज होगा, तो कार्बोनेट कार्बोनेट नहीं रहेगा, ये डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? लिथियम मोनोऑक्साइड, ठीक है। और लिथियम मोनोऑक्साइड लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम नाइट्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि इन सब की क्या है? क्योंकि ऑक्साइड का साइज़ भी छोटा है, लिथियम का साइज़ भी छोटा है, तो जब कैटायन भी छोटा होता है, एनायन भी छोटा होता है, तो उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इन सब में सेम रीज़न देंगे, ये थर्मली अनस्टेबल है। रीज़न पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है, ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। थर्मली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्पर्स करेगा, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इसमें। उसके बाद ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया, ठीक है। और कोई भी एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल नहीं होता टुवर्ड्स हीट, लेकिन लिथियम का हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल हैं टुवर्ड्स हीट। सब में कंपाउंड क्या बन रहा है? मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ठीक है। तुम्हें बस ये एक्स्ट्रा वाले प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं जो इनमें अलग बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे लिथियम नाइट्रेट है, ये तो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट तो डिकम्पोज हो गया। वहीं अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करते और इसको थर्मल कंडीशंस पे अप्लाई करते तो ये किस में डिकम्पोज होता? सोडियम नाइट्राइट में, ठीक है, प्लस O2। ये तो कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया, ये क्या होता? पार्शली डिकम्पोज होता, ठीक है। तो हुआ ना लिथियम का अलग बिहेवियर, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो लिथियम है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। लेकिन और कोई भी एल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे तो एक नया ही कंपाउंड बन रहा है ना, ये कंपाउंड बनाने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई होती है, अबाउट 945 किलो जूल पर मोल होती है। उतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे? लेकिन फिर लिथियम क्यों रिएक्ट कर पा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब लिथियम नाइट्राइड बनता है तो अब देखो लिथियम का साइज़ भी छोटा है और नाइट्राइड का साइज़ भी छोटा है, तो कैटायन और एनायन का साइज़ जब छोटा होता है तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। तो जब वो कंपाउंड बनेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्या रिलीज होगी? ह्यूज अमाउंट ऑफ लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लैटिस एंथैल्पी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देगी, ठीक है, इसीलिए ये बनता है, ठीक है। लेकिन कोई और एल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाता। और तुम ये बता सकते हो कि जो लिथियम के सारे सोल्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, फ्लोराइड्स हो गए, वो क्या होंगे? सारे कोवेलेंट नेचर के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है उसके छोटे साइज़ की वजह से, ठीक है। तो जब उसके सोल्ट्स कोवेलेंट होंगे तो वो सोल्ट पानी में डिज़ोल्व
नहीं होंगे, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, और लिथियम के सोल्ट क्या है, कोवेलेंट है। तो हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, ठीक है, तो कोवेलेंट और आयनिक में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो लिथियम के सारे सोल्ट्स वाटर में स्पैरिंगली सोल्यूबल हैं, ठीक है। स्पैरिंगली का मतलब है कि कम घुलते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी एल्कली मेटल्स के सोल्ट वाटर में सोल्यूबल हैं, ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और एक है कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड, लिथियम के हाइड्रोक्साइड का क्या रहता है, हमने पढ़ा था इनका बेसिक करैक्टर का ट्रेंड क्या होता है, बोलो, पढ़ा हुआ है ये, डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों होता है, तुम्हें कुछ नहीं याद, पढ़ के नहीं आए हो, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डेंसिटी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो जितना अनदर एटम पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बॉन्ड उतना वीक होता है, जितना वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा और ये क्या देगा, उतना जल्दी हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो जो कंपाउंड जितना जल्दी हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, वीकेस्ट बेस हुआ ना, ठीक है। बस इतना ही है इसके डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ में, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम में। ये सेम तुम मैग्नीशियम में लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है ना, ये सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं, ये थर्ड पीरियड में लाई करते हैं। थर्ड पीरियड के जो डायगनली अपोजिट एलिमेंट्स हैं वो अपने डायगनली अपोजिट एलिमेंट से, गेट बंद कर दो, वो अपने डायगनली अपोजिट एलिमेंट से क्या शो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं, किसमें, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। जैसे लिथियम मैग्नीशियम से करेगा, बेरिलियम स्ट्रोंशियम से करेगा। ये तो गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे आएगा बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, तुमने भी नहीं देखा। पीरियड में जा रहे हैं ना, तो पीरियड में तो पहले एल्कली मेटल्स, फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल, फिर बोरोन फैमिली, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम है, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है लिथियम के साथ, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके जैसी होती हैं, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्शनल बिहेवियर ये शो करता है वही चीज़ें इसमें पढ़नी है हमने, और ये डायगोनल रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, इस चैप्टर में ना। एल्यूमिनियम किसके साथ शो करेगा, बेरिलियम के साथ, लेकिन ये हम किस में पढ़ेंगे, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये अभी पढ़ेंगे, बाकी ये हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हमने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो सिमिलर हमने मैग्नीशियम की लिखनी है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे लिथियम की हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना एक्सेप्शनल, सेम जो है मैग्नीशियम भी शो करता है, ठीक है। तो हमें बस मैग्नीशियम मेटल ही चेंज करना है इसमें। तो डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम में तुम नंबर 1 बताओगे कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो नियरली सिमिलर होता है। बुक में डाटा भी मेंशन किया है कि इसका साइज़ इतना होता है, इसका साइज़ इतना होता है, बट वो याद हो सकता है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता तो छोड़ दो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसका लिथियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का आयनिक साइज़ भी सिमिलर होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज़ भी नियरली सिमिलर होती हैं, दोनों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी नियरली सिमिलर होता है। मेटल्स है ना, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करती है ना,
ठीक है, दोनों की पोलराइजिंग पावर भी नियरली सेम होती है। जैसे लिथियम के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज होके क्या देता है, ऑक्साइड देता है। जैसे लिथियम ऑक्साइड बना रहा है ना, वैसे ही मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है ना, लिथियम पे तो +1 होता है तो हमने LiOH लिखा था, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है तो हम MgOH ट्वाइस लिखेंगे। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO प्लस वाटर। रिएक्शंस तुम बैलेंस कर लेना, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनी थी, ऑक्साइड इसमें भी बना था, ऑक्साइड इसमें भी बन रहा है। ये भी ऑक्साइड ही है ना, O2 नेगेटिव ही है, ये भी क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होके किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, अब ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है टुवर्ड्स हीट, अगेन रीज़न पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सेम रीज़न है जो लिथियम वाले में बताया था ना। लिथियम की हाई पोलराइजिंग पावर थी, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ऑक्साइड। ठीक है, सेम रीज़न इसमें देना है। ठीक है, जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है वैसे ही एल्केलाइन अर्थ मेटल वाले ग्रुप में मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप 2 में लाई करता है ना, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी कोई और एल्केलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड नहीं बनाती, सिर्फ मैग्नीशियम बनाती है। तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्राइड, Mg3N2। अगेन सिर्फ मैग्नीशियम ही क्यों बनाता है, सेम रीज़न देना है जो लिथियम वाले में दिया था, रीज़न मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और क्या बताया था इसमें कि जैसे लिथियम के सॉल्ट्स कोवेलेंट होते हैं, वाटर में स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम के सॉल्ट भी क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ ही सिमिलर ही बताना है हमने। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है लिथियम मैग्नीशियम वाला। तो डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ कंप्लीट हो गया है। तो आपकी बुक में ना इस टॉपिक के बाद ना वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन दिए हैं, वो जस्ट ऐसे ही हैं, ठीक लगते हैं। वो जब पूरा टॉपिक कवर कर लें और जब वो क्वेश्चन के आंसर हम दे देते हैं ना तो वो सही लगता है। वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो वो देख लेना। ठीक है, पेपर में तो वैसे क्योंकि 1 मार्क में ही आ सकते हैं ये क्वेश्चन। जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ना, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ना उसमें 1 मार्क के 6 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं ये, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं हैं, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने शुरू करना है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो इसमें जो हमने कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है, सो कंपैरेटिव, तुम वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो फिर उसमें चैनल पे जाके समझ में आ जाता है कि कौन सा लेक्चर फिज़िकल का है, कौन सा इनऑर्गेनिक का है। उस पर क्लिक करके देखते हो डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, उस पर तो नहीं आता, उस पर तो लेक्चर ही आता है ना। कौन देखता है, कोई नहीं देखता, ग्रुप से देखते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि समझने में कि कौन सा इनऑर्गेनिक का है, कौन सा फिजिकल का है, क्योंकि मैं दोनों डाल रही हूँ ना यूट्यूब पे।
वैसे उसमें ना डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है। जब तुम YouTube पे भी जाओगे ना, क्योंकि चैनल तो पब्लिक ही है उसमें, तो तुमने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तुम्हारे सब्सक्रिप्शंस में ही आता होगा कि आज ये वीडियो डली है, आज ये वीडियो डली है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में ही आ जाता है। जब उसमें क्लिक करते हो ना साइड में, तो डिस्क्रिप्शन में ही आ जाता है। वो मैं लिख देती हूँ कि फिजिकल के दिस टॉपिक हुए हैं, इनऑर्गेनिक के दिस टॉपिक हुए हैं। तो वो तो तुम्हें पता ही है कि ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक हैं, ये फिजिकल के हैं। और मैं मेंशन भी कर देती हूँ इनऑर्गेनिक फिजिकल सेकेंड सेम, क्योंकि मैं 6th सेम के भी वीडियो लेक्चर्स डाल रही हूँ, 6th सेम को भी फिजिकल पढ़ा रही हूँ, तो उसके भी डल रहे हैं ना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें बस थोड़ा सा देख लेते हैं कंपैरेटिव एल्कली मेटल्स के साथ। इसमें से भी एज सच कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो रेयर ही है, बट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक साइज में क्या होता है, पहले एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप आता है, फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वाला आता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी अगेन हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। पहले हम सारे क्या लिख लेंगे, नोबल गैस एलिमेंट लिख लेंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s2। अब जब हम नेक्स्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल पे मूव करेंगे तो सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, और बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, शेल भी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, 2, लेकिन एल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 था, ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक साइज देखेंगे, पहले हम एल्कली मेटल के कंपैरेटिवली देख लेते हैं इसका साइज, ठीक है। तो अब ये पीरियड में ही है, पीरियड में ही लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है पीरियड के अलोंग क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यही रीज़न बताना है इसमें। ये तो हमने इसके कंपैरेटिव देख लिया। अगर हम विद इन द ग्रुप देखेंगे, विद इन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन्स एंटर द न्यू शेल, ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नंबर 2 डेंसिटी। डेंसिटी अगेन अगर हम एल्कली मेटल के कंपैरेटिवली देखें तो डेंसिटी क्या होती है, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम। तो जब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। जब साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी एल्कली मेटल वो ज़्यादा डेंसर होते हैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करेंगे, अलोंग द ग्रुप डेंसिटी फर्स्ट तो डिक्रीज़ होगी अप टू कैल्शियम एंड देन इंक्रीज़ होगी कैल्शियम के बाद अप टू रेडियम, ठीक है। थर्ड वन इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वैसे तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल के एल्केलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन करें एल्कली मेटल के कंपैरिजन में, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है ग्रुप 1 एलिमेंट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, इनका साइज़ छोटा है, अगेन मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। विद इन द ग्रुप इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो फिर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब अच्छे से समझ सकते हो आप। आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा अलोंग द पीरियड? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ऐसा क्यों हो गया? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा इसका आंसर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज़्यादा होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को तो सही बोल रहे हैं ये। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। ये अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी और इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। समझ में आया? ठीक है, अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ये गैसियस स्टेट में ही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम किस स्टेट में ले सकते हैं? सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम में से। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? Na पॉजिटिव गैसियस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अब डिफ़िकल्ट है। तो अब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट तुम लिख सकते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी था। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। नौ 40 हो गए हैं क्या? देखना एक बार टाइम। पैंतीस है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। जैसे एल्कली मेटल कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन शो करती हैं, वैसे ही एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन शो करती है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये शो नहीं करती? होता क्या है कि जब हम बाकी मेटल्स को डायरेक्ट फ्लेम में हीट कर देंगे, मान लो तुमने स्पैचुला पे मेटल रख ली, उसको डायरेक्ट बर्नर में हीट करना शुरू कर दिया, तो वो जब वो हीट कर रहे हैं तो वो फ्लेम ना कलरफुल दिखेगी। जो वो मेटल, हर मेटल का क्या होगा? पर्टिकुलर कलर होगा। किसी का क्रिम्सन रेड होगा, किसी का ग्रासी ग्रीन होगा। ठीक है, वो ऐसा हो क्यों रहा है कि वो कलर शो क्यों कर रही है? क्योंकि जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अब वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल तो है नहीं, तो वो वापस अपनी स्टेट में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो एनर्जी उन्होंने ऊपर जाने के लिए एब्जॉर्ब की थी वो वापस रिलीज़ भी करेंगे। ठीक है, तो वो विजिबल रीजन में जिस वेवलेंथ के जिस कलर के पर्टिकुलर शो होगी, जिस वेवलेंथ रीजन में, उस कलर की वो मेटल दिखेगी, मतलब वो दिखेगा, वो फ्लेम में कलर आएगा उसका।
ठीक है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम में वो कलर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप में सबसे ऊपर लाई कर रहे हैं, ऊपर लाई कर रहे हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज़्यादा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। ठीक है, तो इसीलिए ये कलर शो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी है ना तुम्हारी क्लास?